मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी गुजरात से निकलकर सामने आ रही कि गुजरात में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। राजकोट में पलटी है श्रद्धालुओं से भरी बस। बड़ी जानकारी गुजरात से निकलकर सामने आ रही कि गुजरात में बड़ा सड़क हादसा हो गया है और राजकोट में पलटी है श्रद्धालुओं से भरी बस। हादसे में सास बहू की मौत हो गई है और बस में 20 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है गुजरात से। ये अहम जानकारी है जहां पर सड़क हादसा हुआ है और इस बस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और ऐसे में इस हादसे में सास और बहू की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी गुजरात के राजकोट से निकलकर सामने आ रही है जहां पर श्रद्धालुओं से भरी बस से ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और हादसे में सास बहू की जान चली गई है। वही बस हादसे में 20 यात्री जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और एआईएडीएमके को बड़ा झटका लगा है। राजनीति में ये बड़ा झटका लगा है जहां पर 3 विधायक जो है टीवीके में शामिल हो गए हैं और सीएम विजय की पार्टी को समर्थन दिया है। बड़ी जानकारी तमिलनाडु से निकलकर सामने आ रही कि एआईएडीएमके को बड़ा झटका लगा है और 3 विधायक ने टीवीके में शामिल हो गए हैं और सीएम विजय को समर्थन दिया है। ऐसे में तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है जहां पर एआईएडीएमके के 3 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद से मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके में शामिल हो गए हैं और इस्तीफा देने के बाद से विधायकों में के रंगावत और साथ ही सत्यभामा शामिल है। खबरों की माने तो तीनों विधायक एआईएडीएमके के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान और नेतृत्व को लेकर असंतोष के बीच पार्टी छोड़कर टीवीके में शामिल हुए हैं और इन विधायकों ने पहले विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा और उसके बाद से टीवीके नेताओं से मुलाकात की। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह घटनाक्रम एआईएडीएमके के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा में पार्टी की संख्या और कमजोर हो गई है। वहीं टीवीके के लिए इसे बड़ा राजनीतिक फायदा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन इस्तीफों के बाद से अब राज्य में 4 सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे। इससे पहले भी कई एआईएडीएमके नेता और कार्यकर्ता विजय को पार्टी में शामिल हो चुके हैं और 2026 विधानसभा चुनाव के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में टीवीके तेजी से मजबूत होती नजर आ रही है और लगातार दूसरे दलों के नेताओं का समर्थन हासिल कर रही है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद से राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनने की चर्चा तेज हो गई है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा को दिल्ली की राजीव कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अलका लामा को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राजीव कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। महिला आरक्षण प्रदर्शन मामले में दोषी करार। बड़ी जानकारी अलका लामा से जुड़ी हुई और 5 जून को सजा पर होगी बहस। बड़ी जानकारी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है कि कोर्ट ने जंतर मंतर पर महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में अलका लामा को दोषी करार दे दिया है। महिला आरक्षण प्रदर्शन मामले में दोषी करार है। ऐसे में 5 जून को सजा पर बहस हो सकती है। ये मामला जो है जुलाई 2024 में हुए प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है जिसमें महिला कांग्रेस ने संसद में महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राज्य कोर्ट ने माना है कि अलका लामा के खिलाफ प्रथम दृष्टि मामला बताया जा रहा है और उन पर लगे आरोपों की सुनवाई जरूरी है और उन पर सार्वजनिक आदेशों की अवहेलना, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने और सार्वजनिक रास्ता रोकने जैसे आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने इस मामले में सजा पर बहस के लिए 5 जून की तारीख तय की है। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने आरोप तय किया है और प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई है और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई है। वहीं अलका लामा ने पार्टी के फैसले के बाद से कहा है कि उन्होंने महिला आरक्षण और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर आवाज उठाई थी और वो डरने वाली नहीं है। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और कांग्रेस ने भी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े आंदोलन का हिस्सा बताया है। देश की सबसे प्रतिष्ठित क्लबों में शामिल दिल्ली जिमखाना क्लब को लेकर बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा क्लब की लुटियंस दिल्ली स्थित अपनी 27.3 एकड़ जमीन खाली कराने के आदेश के बाद से अब मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जिस पर 26 मई को सुनवाई होगी।
खबरों की माने तो क्लब की ओर से वकील जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में जल्द ही सुनवाई की मांग की है, जिसके बाद से अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जारी आदेश करते हुए दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने के निर्देश दिए थे। सरकार का कहना है कि ये जमीन रक्षा ढांचों को मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। वहीं क्लब प्रबंधन और सदस्यों का कहना है कि ये परिसर उनकी आय का मुख्य स्रोत है और अचानक खाली कराने के आदेश से संस्था के संचालन पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। क्लब के सदस्यों और कर्मचारियों ने भी इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली जिमखाना क्लब लंबे समय से अपने प्रबंध पारदर्शिता और संचालन को लेकर विवादों में रहा है। इससे पहले एनसीएलटी और एनसीएलटी में भी क्लब के नियंत्रण और बंधक को लेकर कानूनी लड़ाई चल चुकी है और अब सबकी नजरें 26 मई को होने वाली हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी है, जहां ये तय होगा कि क्लब को राहत मिलता है या फिर केंद्र सरकार का आदेश बरकरार रखता है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में आरोपी मनीषा को दिल्ली के राजधानी कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर सीबीआई ने मामले में आगे की पूछताछ की, जिसकी कस्टडी भी मांगी गई। सीबीआई के अनुसार मनीष पुणे की एक वरिष्ठ बोटनी शिक्षक है और उन पर नीट यूजी 2026 का पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े होने का गंभीर आरोप है। जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी ने परीक्षा से जुड़े सवाल छात्रों तक पहुंचाने और इसके बदले पैसे के लेन देन में अहम भूमिका निभाई है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि पूरे मामले में एक बड़े नेटवर्क और कई अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। इससे पहले भी इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी है और जांच एजेंसियां लगातार अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है। खबरों की माने तो पेपर लीक मामले में अब तक 11 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियां डिजिटल सबूत, बैंक ट्रांजैक्शन और छात्रों से जुड़े कनेक्शन की भी जांच कर रही है। मामले ने देश भर में मेडिकल छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं पूरे विवाद के बाद से परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है और सीबीआई पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। ओडिशा की राजनीति में उस वक्त बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया जब बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी के राज्यसभा सांसद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी अपना इस्तीफा सौंप दिया। बताया जा रहा है कि उनकी पार्टी नेतृत्व को भेजने और अपने इस्तीफे से खुद को संगठन में लगातार नजरअंदाज और व्यवस्थित रूप से अपमानित किए जाने की बात कही है। नवीन पटनायक के करीबी माने जाने वाले समंत राय के लिए फैसले को बीजेडी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। खबरों की माने तो भारतीय जनता पार्टी में यानी कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए पार्टी नेतृत्व में बातचीत भी लगभग तय मानी जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि 2024 के चुनावों में हार के बाद से बीजेडी के अंदर लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी बीजेडी के 2 अन्य राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि समंत राय का इस्तीफा ओडिशा की राजनीति में नया समीकरण पैदा कर सकता है और इससे बीजेडी की संगठनात्मक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। वहीं बीजेडी की ओर से कहा गया है कि पार्टी इस पर इस्तीफे को कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिलहाल ओडिशा की राजनीति में इस घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में बढ़ते अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री विजय ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कोयम्बटूर में नाबालिग बच्ची की हत्या के बाद से मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ तुरंत केस दर्ज किए जाएं और मामले की तेजी से जांच पूरी की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से साफ कहा कि जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में तत्काल कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवारों को जल्द न्याय दिलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अपराधियों में कानून का डर होना जरूरी है। कोयम्बटूर में हुई घटना के बाद से पूरे राज्य में आक्रोश का माहौल है और विपक्ष भी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री के
सख्त निर्देशों के बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच तेजी से की जा रही है और अब आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। आसनसोल के बर्नरपुर इलाके में SAIL की जमीन पर बने कथित अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा एक्शन लेते हुए TMC पार्षद कंचन मुखर्जी के पार्टी कार्यालय का बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक ये दफ्तर जो है SAIL ISP की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था और इसे हटाने के लिए पहले कई नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस और नागरिक प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर अभियान चलाया गया। रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक हफ्ते में बर्नरपुर इलाके में आधा दर्जन से ज्यादा TMC कार्यालयों को हटाया जा चुका है, जिन्हें कथित तौर पर SAIL की जमीन पर बनाया गया था और इस कार्रवाई के बाद से पश्चिम बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। TMC नेताओं ने इसे बुलडोजर राजनीति करार देते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है, जबकि प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। स्थानीय स्तर पर भी इस अभियान को लेकर चर्चा तेज हो गई है और इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में लगातार चल रही बुलडोजर कार्रवाई आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर से पेयजल संकट को लेकर हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन के बाद से आखिरकार सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा। बता दें कि जयपुर के लिए रोजाना 200 लाख लीटर अतिरिक्त पानी बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लंबे समय से पानी की किल्लत झेल रहे लोगों के लिए इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगातार संघर्ष और जनदबाव के बाद से सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। हालांकि इस फैसले के बाद से अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जब अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा था तो आखिर जनता को इतनी गर्मी में प्यासा क्यों रखा गया है। जयपुर के कई इलाकों में कई दिनों से पानी की भारी किल्लत महसूस हो रही है। लोगों को टैंकर के सहारे गुजर बसर करना पड़ रहा है और ऐसे में लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। बिहार के बाहुबली JDU विधायक अनंत कुमार सिंह को हथियार प्रदर्शन मामले में बड़ी राहत मिली है। गोपालगंज की MP MLA कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 30 मई तक रोक लगा दी है और ये मामला एक डांस कार्यक्रम के दौरान राइफल के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है, जिसमें अनंत सिंह समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकताएं दर्ज की गई है। खबरों की माने तो इस मामले में एक AK पैटर्न की राइफल के इस्तेमाल को लेकर कानूनी सवाल खड़े हो गए हैं, जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अनंत सिंह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फिलहाल अंतरिम राहत दी है। बचाव पक्ष का कहना है कि यह मामला राजनीतिक रंजिश के तहत दर्ज कराया गया है, जबकि अभियोजन पक्ष पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 मई को तय की है। इससे पहले अदालत ने केस डायरी और निचली अदालत के रिकॉर्ड भी तलब किए थे। अनंत सिंह बिहार की राजनीति में लंबे समय से चर्चित चेहरे रहे हैं और कई मामलों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। इसी बीच कोर्ट से मिली राहत के बाद से उनके समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। अनंत कुमार सिंह जी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और आज स्पेशल MP MLA कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। नो कोर्सिव हमें हमारे पक्ष में आज कोर्ट ने अनंत सिंह को प्रदान किया। जी, गोपालगंज पुलिस ने एक FIR रजिस्टर करी है विल्किंस थाने में, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था जहाँ पे कुछ लोग हथियार लहरा रहे थे, लेकिन अपेरेंटली वो वीडियो एडिटेड लग रही है और वो वीडियो ऐसा लग रहा है कि AI के द्वारा बनाई गई है। और जो मुकामा विधायक अनंत सिंह है, उनके हाथ में किसी भी तरह का कोई हथियार रखने का कोई आरोप नहीं है, स्पेसिफिक ओवरट एक्ट नहीं है। तो सारे सबमिशंस को सुनने के बाद, दोनों पक्षों के सबमिशंस को सुनने के बाद कोर्ट ने सेटिस्फाई होके उनके पक्ष में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाया है। नो कोर्सिव रहेगा अगली तारीख तक और कोई भी तरह का कोई कोर्सिव एक्शन पुलिस नहीं लेगी। अगली तारीख 30 तारीख को।
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो जयपुर पहुंच चुके हैं, जहां उनका शाही अंदाज में स्वागत किया गया। अपने भारत दौरे के तहत जयपुर पहुंचे मार्को रूबियो आमेर फोर्ट का दौरा करेंगे और यहां पर राजस्थान की संस्कृति और विरासत से रूबरू होंगे। उनके दौरे को लेकर जयपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्को रूबियो दोपहर करीब 2 बजे जयपुर पहुंचे और आमेर महल में उनके स्वागत की विशेष तैयारियां की गई। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा आमेर फोर्ट में उनका भव्य स्वागत किए जाने की जानकारी सामने आई है। बता दें कि जैबल चौक से पारंपरिक राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई। हालांकि जयपुर की भीषण गर्मी भी इस दौरे के दौरान चर्चाओं का विषय बनी रही, क्योंकि शहर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इससे पहले मार्को रूबियो ने अपनी पत्नी के साथ आगरा में ताजमहल का दौरा भी किया था। उनका ये 4 दिवसीय भारत दौरा भारत अमेरिका संबंधों, व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोगों के लिहाज से बेहद ही अहम माना जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद से एक चिंताजनक मामला सामने आया, जहां पर जॉर्जिया में MBBS की पढ़ाई कर रहे छात्र ध्वनित राजदीप पिछले कई दिनों से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता बताए जा रहे हैं। परिवार के मुताबिक ध्वनित करीब 10 दिन पहले अचानक गायब हो गए और जिसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। ध्वनित मूल रूप से अहमदाबाद के रहने वाले हैं और पहले यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन युद्ध के बाद से जॉर्जिया चल रहा था और जहां पर पिछले 2 सालों से MBBS कर रहे थे। परिवार का आरोप है कि हॉस्टल में उनके साथ रहने वाले कुछ लोग उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। ध्वनित के पिता ने आशंका जताई है कि मानसिक दबाव के चलते उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। परिवार ने पुलिस, भारतीय दूतावास और यूनिवर्सिटी प्रशासन को मामले की जानकारी दी है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। परिजनों ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से हस्तक्षेप करके बेटे को सुरक्षित वापस लाने की अपील की है और इस घटना के बाद से विदेश में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं लगातार बढ़ती चिंता के बीच परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और सभी को ध्वनित के सुरक्षित मिलने की उम्मीद है। वहीं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक परिस्थितियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया संकट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति, रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान इजराइल अमेरिका तनाव और सप्लाई चेन बाधित और ईंधन और उर्वरक कीमतों पर उतार चढ़ाव जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां भारत के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। वित्त मंत्री ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बदलाव पर सरकार की नजर बनी हुई है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस वैश्विक परिस्थितियों का सीधा असर आम जनता पर न पड़े। Considering the West Asia crisis? No, as I said, the West Asia crisis, Strait of Hormuz crisis, Russia-Ukraine war crisis, Iran, Israel, US war crisis, the supply chain disruption crisis, the increasing fuel price, fertilizer price, and they are not minor increase, they are very serious increases, all of which will have to be paid through foreign exchange only. So these are going to be challenges, but I am confident, and I am saying this with responsibility. I am confident with the guidance of the Prime Minister, we will be able to handle those challenges which are not of our making. If crude oil prices are growing, one week it is 83, another week 86, 92, 101, 102, 116. We will have to constantly monitor this, but make sure that people are not going to suffer. राजौरी जिला में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और खुफिया इनपुट के आधार पर गंभीर मुगलन और डोरीमल के जंगल और आसपास के इलाकों में संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी और मूवमेंट को सूचना मिलने के बाद से कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम ने इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाते हुए क्षेत्र की घेराबंदी को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी की है और पूरे इलाके में संघ तलाशी अभियान जारी है।
फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।